आज एक एक्सरसाइज का वीडियो रखूंगा, जितनी भी एक्सरसाइज बाकी है वो वीडियो आज रख दूंगा। और अभी मैं एग्जांपल 8, 9, 10, 11 चला देता हूँ, मतलब ये चैप्टर अपना कंप्लीट। एग्जांपल 8, 9, 10 और 11 ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 8 क्लियर देखाय છે? ક્લિયર દેખાય છે? bandwidth low. Magnetic field of Earth at equator is equal to 0.4 Gauss. 0.4 Gauss मतलब 0.4 into 10⁻⁻⁴ Tesla. Estimate the Earth's dipole moment. आपको क्या ढूंढना है? डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ एम आपको ढूंढना है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। आपको रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया है आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। आपको मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे है? इक्वेटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, इसका आपके पास इक्वेशन था, याद करो। B इज इक्वल टू μ0/4π। इक्वेटर हो तो यहाँ पे m आएगा और एक्सिस हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 2m आएगा। इक्वेटर है इसलिए यहाँ पे क्या आता है? m, और एक्सिस होता तो यहाँ पे क्या आता है? 2m। तो B इज इक्वल टू μ0/4π, B इज इक्वल टू μ0/4π m/r³। बोले यहाँ पे m का हम सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाए तो 4। अच्छा, पहले एक काम करो, कभी भी यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन करना हो ना, तो यहाँ पे μ0 क्या है? 4π इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4π, और ये m/r³। 4π कट हुआ तो मेरे पास b इज इक्वल टू 10⁻⁷, 10⁻⁷, यहाँ पे m डिवाइडेड बाई r³। मुझे m ढूंढना है तो यहाँ पे b/r³ अपन 10⁻⁷ होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू b कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁴, r कितना है? 6400 इंटू 10⁻³ मतलब ये सब वैल्यूज आप रखोगे तो आपको समथिंग एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। तो किया क्या मैंने? कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर का इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पूछा होता तो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पूछा होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? B इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r³, और कोई चेंजेस करना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में क्या किया है? In the magnetic meridian of certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss. Horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field BH. BH आपको दिया गया है 0.26 गॉस, 0.26 गॉस। तो BH इज इक्वल टू 0.26 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होगा। अब यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डीप दिया गया है
थीटा इज इक्वल टू सी, पहले भी मैं बोल चुका हूं और अभी भी वापस मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है और मैग्नेटिक कंपास ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करता है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टली ऐसे ऑसिलेट करती है, अगर वो ऐसे वर्टिकल हम ऐसी नीडल बनाए कि जो वर्टिकल में भी ऐसा थोड़ा सा मूवमेंट कर सके, हाँ, तो अगर उसको कोई और जगह पे नॉर्थ मिलेगा तो इसका साउथ जो होगा वो ऐसे डीप करेगा, क्या करेगा, ऐसे डीप, थोड़ा सा नीचे एंगल, थोड़ा सा एंगल से नीचे जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ डीप कितना बोला है, 60 डिग्री। तो बोलो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ढूंढनी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कितनी आएगी, बोलो। तो मैंने आपको कल ही एक इक्वेशन लिखवाया था, याद हो तो, कौन सा इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, BH is equal to B cos theta. BH is equal to B cos theta। अब मेरे पास BH is equal to B cos theta, BH है मेरे पास, है, थीटा है, तो मुझे B ढूंढना है, तो बोलो BH कितना है मेरे पास, 0.26 into 10⁻⁴ is equal to B cos, और यहाँ पे क्या आएगा 60, तो 0.26 डिवाइडेड बाय, और cos 60 क्या आएगा 1/2, तो सीधी सी बात है 0.52 into 10⁻⁴ टेस्ट। ये सब जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स एमसीक्यू के अंदर आते हैं, 1 मार्कर एमसीक्यू के अंदर ये सब एग्जांपल आते हैं, याद से इसको कर लेना। एग्जांपल नंबर 8 हो गया, एग्जांपल नंबर 9, अब एग्जांपल नंबर 10, मोस्ट एमपी एग्जांपल, मोस्ट एमपी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, ध्यान से देखना, ये मोस्ट एमपी है। બધાને બ્લર દેખાય છે? नो सर। No, sir. ના સર બરાબર છે. બરાબર છે. In ferromagnetic material, see what do you mean by ferromagnetic material? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, वो परमानेंट मैग्नेट फॉलो करता है, एक बार उसके सभी डाइपोल अरेंज हो गए तो फिर वो वहां से हिलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन स्ट्रक्चर होता है। डोमेन स्ट्रक्चर मतलब क्या, ध्यान से देखो, थोड़ी सी कहानी आगे की करता हूं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे बात ये हुई थी हमारी कि हमने 3 प्रकार के मटेरियल देखे थे। एक हमने देखा था डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या था, कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकता, कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोवाइड करता हूं तो उसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट होता है कि जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये डायामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक क्या था, मतलब कि डायामैग्नेटिक के अंदर अगर टीचर क्लास में आ गया है फिर भी कोई बच्चा टीचर की ओर देखेगा नहीं, सब रैंडमली ही देखते रहेंगे, कोई पढ़ने बैठेगा नहीं, वो कौन सा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक क्या था, पैरामैग्नेटिक क्या था, अगर टीचर आए तो सभी बच्चे एक ही डायरेक्शन में, मतलब टीचर की डायरेक्शन में देखेंगे। मतलब कि अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो सभी डाइपोल्स इसके अंदर क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। वो कौन सा था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में से निकल जाता है तो वापिस सब क्या करेंगे, रैंडम मोशन कर देंगे। मतलब कि वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा नहीं। मैग्नेट बनेगा कितने टाइम तक, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक, फिर वापिस वो क्या हो जाएगा,
नॉर्मल मटेरियल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैग्नेट कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने कभी घर पे ट्राई किया है मैग्नेट बनाने का? याद हो तो एक रेल की पटरी पे अगर आप छोटा सा एक सिक्का रख दो, कॉइन, रेल की पटरी पे अगर आप छोटा सा कॉइन रख दो, कुछ भी करके उसको वहां पे सेट कर दो, और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और जैसे ही रेल ऊपर से जाएगी, ट्रेन ऊपर से जाएगी, तो ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन, वो ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो उसके ऊपर ऐसे जाएंगे। ट्रेन में एक ही व्हील होता है। No. ट्रेन के जो सभी व्हील्स है वो एक एक करके ऐसे उसके ऊपर जाएंगे। तो ट्रेन के जो व्हील उसके ऊपर गए, वो उसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है वो एक डायरेक्शन में क्या होगी, सेट होगी कि नहीं होगी? होगी ना सर। ट्राई करना कभी, जब आप लोग सुसाइड करने के लिए जाओ ट्रेन पे, बराबर है, तो तब आप ट्राई करना, पहले ये प्रैक्टिकल करना, बाद में आप लोग सुसाइड कर देना, कोई टेंशन नहीं है। तो वहां पे जब आप कॉइन रखोगे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, तो इन शॉर्ट वो जो मटेरियल है उसको एक ही डायरेक्शन में आप सीधी सी बात है, सब रेंडमली बैठे हुए हैं, हाँ, और टीचर पीछे से आए, सब ऐसे रैंडम दापोड़ी मार रहे, बराबर है, लेकिन पीछे से टीचर आके सटासट सबको एक ही डायरेक्शन में ऐसे मारे, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में सब अरेंज होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो सबको एक ही डायरेक्शन में अरेंज करती है, वो मैग्नेट बनता है। लेकिन वो कैसा मैग्नेट बनता है? टेम्पररी मैग्नेट बनता है। कैसा मैग्नेट बनता है? वो टेम्पररी मैग्नेट बनता है, हाँ, परमानेंट मैग्नेट बनता नहीं है। वो कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की तो वापस वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ गया। अब जो फाइनल आता है वो आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? अब ध्यान से देखना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, ऐसे अपने अपने इलाके होते हैं। जैसे आप लोग क्लास के अंदर अपनी अपनी बेंच होती है, या तो दो बेंच का एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, हाँ, समझ में आ रहा है? जैसे क्लास के अंदर आप लोग सपोज कि एक बेंच पे 3 नमूने बैठे हुए हैं, वो तीनों 3 नमूने एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, ये एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये जो डाइपोल्स है वो सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो बैठे वो सब ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे जो बैठे सब ऐसे ही देखेंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन कहां पे? सिर्फ अपने डोमेन में। दिस इज नोन एज डोमेन, दिस इज नोन एज डोमेन। हाँ, जैसे कि आपकी दो बेंच के लोग हैं, वो दो बेंच के लोग एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो क्या है? डोमेन है। कोई एक बेंच में 3 लोग हैं तो वो ऐसे ही देख रहे हैं, किसी ने मोबाइल निकाला है और वो नीचे मोबाइल ऐसे ही देख रहे हैं, तीनों 3 ऐसे मिल के, तो वो क्या है? अपने ही डोमेन में वो तीनों 3 की सेम डायरेक्शन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब डोमेन है। क्लियर हुआ मन में? अब क्या हुआ, जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता हूं, मतलब कि जब टीचर क्लास में आता है तब क्या होता है, एक को पता चलेगा ना तो वो दूसरे वाले को बोलेगा, दूसरे को पता चलेगा वो तीसरे वाले को बोलेगा कि भाई चलो धीरे 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 धीरे, तो तब ये डोमेन की जो वॉल्स है वो टूटती है, वो ब्रेक होती है, और धीरे 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 सभी डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और तब जाके जो मैग्नेट बनता है। मतलब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देता हूँ, जब टीचर चला जाता है, फिर भी सब लोग क्या रहते हैं? सेम डायरेक्शन में रहते हैं। उसको क्या, कौन सा मैग्नेट बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। कौन सा बोलते हैं उसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बोलो इतना पता चला? अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेट कैसे बनाते हैं? अपना जो सोलेनोइड होता है ना, सोलेनोइड, सपोज कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है,
यह भी मैग्नेट नहीं है, यह भी मैग्नेट नहीं है, लेकिन इसको अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोलेनोइड जो अपना होता है उसके अंदर इसको रख देते हैं। समझ में है? तो सोलेनोइड में जैसे ही करंट पास होगा, क्या पास होगा, जैसे सोलेनोइड में करंट, वैसे क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस फेरोमैग्नेटिक रॉड के अंदर जितने भी डोमेन्स है, वो सभी डोमेन्स के अंदर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो सब सेम डायरेक्शन में अरेंज होना स्टार्ट करेंगे और तब जाके आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ये उसकी सिचुएशन होती है। मतलब कि सोलेनोइड के अंदर यहाँ पे रखा जाता है, सोलेनोइड के कोर में रखा जाता है। तो इसी पे, यही कंसेप्ट पे ये न्यूमेरिकल है, मोस्ट टाइम भी न्यूमेरिकल। एग्जांपल नंबर 10, a solenoid has a core of material with relative permeability, relative permeability mu r कितनी है, 400 है। उसके बाद ऐसा बोला है उसने कि नंबर ऑफ टन्स पर मीटर 1000 है। नंबर ऑफ टन्स पर मीटर, मतलब कि स्मॉल एन कितना दिया हुआ है, 1000 टन्स पर मीटर, स्मॉल एन दिया है। उसके अंदर करंट कितना पास करते हैं, बोलो करंट कितना पास करते हैं उसके अंदर, 2 एम्पियर। कितना करंट पास किया उसके अंदर, 2 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन, उसको H ढूंढना है। H मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको H ढूंढना है। तो मैंने आप लोगों को तभी बोला था H इज इक्वल क्या होता है, स्मॉल एन है। जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा H इज इक्वल क्या होता है, स्मॉल एन आई। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट और आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो स्मॉल h और कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल एन आई। तो कैपिटल H कितना है, स्मॉल एन कितना है, 1000। स्मॉल एन कितना है, 1000 और आई कितना है, 2। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2000 एम्पियर पर मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बोलो स्मॉल h मिल गया, कैपिटल H मिल गया। उसके बाद क्या पूछा है उसने, मैग्नेटाइजेशन M पूछा है। लेकिन मैग्नेटाइजेशन M ढूंढने से पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू H। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल क्या होता है, म्यू H। बट म्यू इज इक्वल टू, बट रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू r is equal to mu by mu naught. So mu is equal to mu naught mu r. Relative permeability मतलब permeability of material divided by permeability of vacuum. तो यहाँ पे mu is equal to mu naught mu r आएगा into h। तो b is equal, बोलो mu naught कितना होगा, 4 pi into 10⁻⁻⁷। mu r कितना होगा, 400 मतलब 4 into 10⁻²। h कितना होगा, 2000 मतलब 2 into 10⁻3। 4 pi into 4 16 pi, 16 pi 2 जा into 10⁻⁷, 10⁻3 2 and 10⁻3 कितना होगा, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है मैग्नेटाइजेशन M। पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू आई। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे मैग्नेटाइजेशन ढूंढने के लिए ये काम आएगा, इसलिए मैंने ये ढूंढा है।
मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू H। म्यू मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नथिंग बट परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। जैसे हमारा रिलेटिव परमिटिविटी था एप्सिलॉन आर, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैसे यहाँ पे म्यू आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो बोलो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू H में म्यू की जगह पे क्या रख दिया, म्यू नॉट म्यू आर इंटू H, सब वैल्यू आपको पता है, B मिल गया। अब मैग्नेटाइजेशन M जो है उसके लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। बोलो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अब? B बाई म्यू नॉट इज इक्वल H प्लस M होगा। तो बोलो M इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट माइनस H। बोलो B आपके पास पता है, पता है, म्यू नॉट पता है, पता है, H मिल जाएगा, H भी पता है, पता है, तो आपको क्या मिल जाएगा? चलो सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पे चलो M इज इक्वल टू B कितना है 32 पाई इंटू 10⁵2 डिवाइडेड बाय म्यू 0 माइनस H कितना है 2000। तो बोलो कैपिटल M इज इक्वल टू 4 8 जा 32 8 इंटू 10⁵5 माइनस 2000। बोलो कितना आएगा 8 इंटू 10⁵5 माइनस 2000। बोलो ये 10⁵3 कितना आएगा, करो तो 10⁵3 कॉमन निकाल दो तो 800 माइनस 2, तो M इज इक्वल टू 10⁵3 इंटू 798 एम्पियर पर मीटर। बोलो इतना आता है। चलो अब उसने ऐसा पूछा है, लास्ट क्वेश्चन इसका, एडिशनल मैग्नेटाइजिंग करंट, एडिशनल मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। IM एडिशनल मैग्नेटाइजिंग करंट, ध्यान से समझना इसको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि हम जब सोलेनोइड के अंदर करंट मैंने कितना पास किया, I जितना करंट पास किया, तब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला। करंट मैंने कितना पास किया I, तो उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिला, वो कितना मिला म्यू 0 NI प्लस म्यू 0, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 NI है। लेकिन जब उसमें इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल मैग्नेटाइजिंग करंट। वो आपकी थियरी, टेक्स्ट बुक की थियरी में नहीं दिया हुआ है। तो एडिशनल मैग्नेटाइजिंग करंट किसके लिए होता है, हमने जो कोर मटेरियल में, कोर पार्ट में हमने जो मैग्नेट मटेरियल रखा हुआ है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा, भले ही छोटा सा करंट है, लेकिन एक्स्ट्रा करंट जो है उसको हम IM बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे म्यू 0 स्मॉल n I लिखा, वैसे यहाँ पे म्यू 0 स्मॉल n IN इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड D। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 n अगर कॉमन निकाल दूं तो ये क्या होगा, I प्लस IM होगा। तो B मेरे पास कितना है, B मेरे पास कितना है 32 पाई इंटू 10⁻²
इज इक्वल टू μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n कितना है मेरे पास 1000 मतलब 10⁻³ 2 प्लस in। चलो बोलो 4 पाई 8 जा 32 पाई। ओके तो 8 इंटू 10⁻², ये 10⁻⁷ 10⁻³ तो 10⁻⁴ यहाँ पे नीचे आएगा और +2 यहाँ पे -2 हो जाएगा तो इज इक्वल टू क्या होगा in। बोलो अब क्या करें? आंसर क्या आ सकता है बोलो। सो im इज इक्वल टू, चलो 10⁻⁻4 ऊपर गया तो 10⁻+4, +4 में से -2 गया तो 10⁻², 800 - 2, 800 - 2 कितना आएगा? तो आपका im 798 एम्पियर। कितना आएगा im 798 एम्पियर। चलो उसके बाद देखो, ये आपका एग्जांपल नंबर 10 खत्म हो गया। फिर से थोड़ा सा आपको योगी में वेरिएशन मिलेगा, वो वेरिएशन क्या है समझा देता हूँ। वेरिएशन क्या है ध्यान से देखो, ये बी जो है ना उन लोगों ने ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 टेस्ला ले लिया, और जब ये 1 टेस्ला लेते हैं तो ये सभी जगह पे, यहाँ पे योगी में 96 होगा, यहाँ पे भी योगी में आंसर कितना होगा 796, या तो 8 होगा। यहाँ पे योगी में आंसर कितना है 8 है, क्योंकि ये देखो इसको मैं 7.98 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर, ये हो सकता है। और यहाँ पे उसमें आंसर दिया है 794, हमने सही किया है देख लो। तो 8 इंटू 10⁻², ये 10⁻⁴, 10⁻², 800 बराबर है, कोई टेंशन नहीं है, I2 एम्पियर बराबर है। चलो अभी एग्जांपल नंबर 11 लास्ट एग्जांपल 11, फिर हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एग्जांपल नंबर 11 देखो, एक क्यूब दिया है, उस क्यूब की साइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड L इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, मतलब L इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अगर मुझे उसकी लेंथ पता है, क्योंकि अगर मुझे लेंथ पता है तो क्या मुझे उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा? तो बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? V इज इक्वल टू L क्यूब, तो V इज इक्वल टू 10⁻⁻6 का क्यूब, तो V इज इक्वल टू 10⁻18 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे सब कुछ CGS यूनिट में दिया है, किसमें दिया है यहाँ पे? CGS यूनिट में। तो बोलो 10⁻18 को 10⁻² का क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मिला 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से आपको क्यूब दिया है, क्यूब की लेंथ आपको साइड की लेंथ दी आपको 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। अगर आप उसको वॉल्यूम ढूंढना चाहते हो तो वॉल्यूम क्या होगा 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। चलो डेंसिटी दी है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी है देखो तो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मास इज इक्वल, डेंसिटी कितनी है 7.9 और वॉल्यूम कितना है 10⁻12, तो बोलो मास मुझे इतना ग्राम मिलेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम 10⁻12 है, तो बोलो मुझे मास मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे मास मिल गया। अब उसने ऐसा बोला है कि मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको। क्या दिया है आपको? मॉलिक्यूलर मास। बोलो मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है उसने
55 ग्राम पर मोल। मोलेक्युलर मास मतलब क्या, 55 ग्राम के अंदर एक मोल है। 55 ग्राम के अंदर एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने एटम्स आएंगे एक मोल के अंदर? 6.02 into 10⁻23। मतलब कि 55 ग्राम में 6.02 into 10⁻23 एटम्स है। 55 ग्राम में इतने एटम्स है, तो यहाँ पे मास कितना है? 7.9 है। 7.9 तो 7.9 into 10⁻⁻12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स आएंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स n is equal to 7.9 into 10⁻⁻12 6.02 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 55। बोलो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ओके, अब उसने एक एटम की डाइपोल मोमेंट दी है, कितनी है बोलो? एक एटम की डाइपोल मोमेंट अगर m है तो n एटम की डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? तो टोटल डाइपोल मोमेंट बोलो, टोटल डाइपोल एक एटम की स्मॉल m है तो n एटम की कितनी? तो m इंटू n होगा, ये मुझे m नेट मिलेगा। अब उसने पूछा है मैग्नेटाइजेशन, लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M क्या है? तो कैपिटल M इज इक्वल टू m नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर से मोस्ट टाइम की सम, ये भी मोस्ट टाइम की। फिर से बोलो, लेंथ दी है क्यूब की, क्यूब जो है उसके साइड की लेंथ दी है, लेंथ दी है तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया है तो आपको क्या मिलेगा? मास। रटना नहीं है, सम को रटना नहीं है, ध्यान से समझो। लेंथ है तो वॉल्यूम मिला, लेंथ है तो वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम एंड डेंसिटी है तो मास मिला, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास मिल गया। अब मॉलिक्यूलर मास दिया है तो इतने ग्राम में 55 ग्राम पर मोल, 55 ग्राम पर मोल, तो 55 ग्राम के अंदर इतना मॉलिक्यूल्स है, ये तो इतना एटम्स है। 55 ग्राम में इतना एटम्स है तो इतने मास में कितना एटम? 55 ग्राम में इतना एटम है तो इतने मास में कितना एटम? तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब एक एटम की डाइपोल मोमेंट स्मॉल m है, एक एटम की डाइपोल मोमेंट स्मॉल m है, तो n एटम की डाइपोल मोमेंट कितनी? तो बोलो टोटल डाइपोल मोमेंट m इंटू n हो जाएगी। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू m नेट पर वॉल्यूम। बोलो पता चला कि नहीं चला? सबसे इजी 8, 9, 10 और 11 ये चैप्टर में से बहुत कुछ निकाला जा चुका है। सीबीएसई में, जीएसईबी में भी ऐसा ही होगा, लेकिन मोर देन इनफ यहाँ पे हमारा हो गया है। बस सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज के एग्जाम न्यूमेरिकल बाकी है, वो खत्म कर देंगे तो कल से फिर हम 6 चैप्टर की ओर जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस बार का टेस्ट कंपलसरी सबको देना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप टेस्ट दोगे वो टेस्ट का पेपर लेके आप आओगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप आओगे मतलब आपके पेरेंट्स के साथ, लेकिन आपके पेरेंट्स को तो आना ही है, तो आपके पेरेंट्स को पता चले कि इतने महीने से क्या कर रहे हैं। और एक बात, अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई ये तो हम नहीं जाएंगे या तो कुछ, तो मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, बराबर है। लेकिन इस बार का टेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा। 5 चैप्टर का टेस्ट है, आप 4 चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके दे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 चैप्टर तो करो। वो पेपर लेके आपके पेरेंट्स आएंगे क्लास पे, मैं उनके सामने टेस्ट पेपर चेक कर दूंगा और उनको वापस दे दूंगा।
इतना काम इस बार करना है। दूसरी बात, 3 से 4 फाएगा कि 4 से 5 फाएगा MWF में? हम दोपहर का कैंसिल कर देते। 3 से 4 फाएगा कि 4 से 5? 3 से 4 में एक ही, मतलब 3 स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम है, तो 4 से 5 सबको कंप्लीट रहेगा। यस सर। हाँ सर। 4 से 5, Yes, sir. तो 4 से 5 हम रखेंगे, लेकिन 3 ही दिन, ओनली 3 days 4 to 5, ओनली 3 days 4 to 5। ओके, बाकी दोपहर का कोई सेशन नहीं, क्योंकि दोपहर में सबको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4 to 5,